हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में, जिसको हम लोग आईएम भी बोलते हैं। अच्छा, अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। जब भी हम लोग एडब्ल्यूएस पे कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है कि वो एक रूट अकाउंट बनता है। क्या बनता है? वो एक रूट अकाउंट बनता है। अच्छा, ये अब हमारा जो अकाउंट बना, ये एक रूट अकाउंट बना। ठीक है, रूट अकाउंट बना। ऑलराइट। अब रूट अकाउंट में क्या होता है ना कि इसमें केवल एक ही यूज़र हो सकता है। ठीक है, एक ही यूज़र हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट यूज़र। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट यूज़र। रूट यूज़र। ठीक। अब जो ये रूट यूज़र है अब जो ये रूट यूज़र है ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिविलेज रखता है। मतलब कि ये किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता है, किसी भी चीज़ को बना सकता है। मतलब, और मान लो कि कल को तुम्हें किसी को देना है अपना अकाउंट और बोलना है कि ये काम कर दो, तो तुम रूट यूज़र नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पास फिर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पावर चला जाएगा। और कहीं भी ज़्यादा पावर करप्ट्स, तो इसलिए ज़्यादा पावर नहीं देना है किसी को। तो उसके लिए क्या आएगा कि ठीक है भैया, तुम एक काम कर सकते हो कि रूट यूज़र ना देकर तुम एक अलग से सब यूज़र बना दो। एक हिसाब से, मतलब एक हिसाब से सब यूज़र बना दो। सब यूज़र को तुम सिंपल यूज़र कहते हो। ठीक है, अब ये कितने भी बन सकते हैं। तुम रूट यूज़र के अंदर कितने भी यूज़र बना सकते हो। ठीक है, तुम रूट यूज़र के अंदर कितने भी यूज़र बना सकते हो। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई कि अब हम लोग यूज़र्स बनाने लगे। अब हमारे पास ना डिफरेंट यूज़र्स हैं। अब हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं, और जितने भी ये अलग अलग यूज़र्स हैं ना, इन सबको अलग अलग प्रिविलेजेस दे सकते हो। अच्छा, जब हम प्रिविलेज कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? प्रिविलेज मतलब सिंपल होता है, जैसे रीड राइट। ठीक है, रीड प्लस राइट, ये सब। ठीक। तो ये सब जो प्रिविलेजेस हैं, ये सब जो परमिशन है, और भी होता है प्रिविलेज कि तुम वर्चुअल मशीन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, या फिर क्या चीज़ तुम कर सकते हो मॉडिफाई, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। ये सब प्रिविलेजेस हैं। तो किसी को तुम ये प्रिविलेज दे सकते हो, किसी को ये प्रिविलेज दे सकते हो, किसी को ये प्रिविलेज दे सकते हो। समझ रहे हो? तो यूज़र बनाने का फ़ायदा क्या है कि तुम अननेसेसरी, देखो AWS का एक रूल है कि मिनिमम प्रिविलेज देना है। किसी को भी देना है तो मिनिमम प्रिविलेजेस। ठीक है, जितना भी कम से कम पॉसिबल हो उतना प्रिविलेज देना है। तो उस हिसाब से ये यूज़र लाया गया। अब जो यूज़र है, इसकी एक आइडेंटिटी होगी और ये क्या एक्सेस कर रहा होगा। ठीक। तो उसी से आया, तो इसी चीज़ से आया हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसी चीज़ से आया हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये जो चीज़ है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसी चीज़ से आया कि हाँ भाई ठीक है, तुम एक आइडेंटिटी तो तुम्हारी थी कि तुम रूट यूज़र थे, लेकिन अगर तुम्हें किसी और को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है काम करने के लिए, तो तुम रूट यूज़र दे के पूरा प्रिविलेजेस थोड़ी दे दोगे। तुम उसको उतना ही दोगे जितना उसका काम है। तो इसलिए तुम सब यूज़र बनाओ। अब सब यूज़र बना रहे हो तो उसको क्या तुम आइडेंटिटी दे रहे हो, उसको क्या तुम एक्सेस दे रहे हो, उन सब का जो मैनेजमेंट होता है, उसी चीज़ की चर्चा करते हैं सब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की। ठीक है, इतनी बात हम लोग को समझ में आई। प्रोबेबली शायद हम लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या बात किया अभी तक कि हमारे पास यूज़र्स हैं। ठीक है, हमारे पास यूज़र्स हैं। अब क्या है ना कि सपोज़ हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं और 2 सेट है यूज़र का। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इन सेट्स ऑफ यूज़र्स को, सेट ए को हमें प्रिविलेज P1 देना है। ठीक। और सेट बी को हमें प्रिविलेज P2 देना है। ठीक। तो अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। इनको एक ग्रुप बना लो, इनको एक ग्रुप बना लो, इनको एक ग्रुप बना लो। ठीक है, और इस ग्रुप को तुम वो प्रिविलेज दे दो, इस ग्रुप को तुम वो प्रिविलेज दे दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये सब पे वो प्रिविलेज जो है अपने हायरार्किकल फैशन में चला जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक ही यूज़र दो अलग अलग ग्रुप का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक ही यूज़र डेवलपर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, तो उसको अलग अलग प्रिविलेजेस चाहिए होंगे। तो सपोज करो एक यूज़र है जो दोनों ग्रुप का पार्ट है, तो ये दोनों ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, इसको दोनों प्रिविलेज होंगे, P1 प्लस P2 होगा, इसको P1 प्लस P2 होगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। अभी अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए हैं, इसको समराइज कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, हम लोग बात किए कि आईएम की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आईएम की क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर रूट यूज़र क्या होता है। ठीक है, फिर यूज़र क्या होता है, फिर ग्रुप क्या होता है, फिर प्रिविलेजेस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रिविलेजेस लिखते हैं, कुछ प्रिविलेज कुछ ऐसा नहीं है, जेसन डॉक्यूमेंट है, बस जेसन डॉक्यूमेंट है प्रिविलेज। उसमें जाकर लिख देते हैं कि हाँ भाई अलाउ क्या, उसमें की रहता है अलाउ। ठीक है, उस अलाउ में क्या क्या है, बस यही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें। ज़्यादा इसमें ऐसे नहीं सोचना कि अरे बाप रे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और समझो कि जो हम अभी जेसन और ये सब बोल रहे हैं, प्रिविलेजेस ये सब, अल्टीमेटली एट द एंड उसको अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो समझ लो कि वो हमारा कुछ नहीं है, वो है हमारा परमिशन। ठीक है, परमिशन। अच्छा, परमिशन है वो। अब परमिशन जो है किसी भी यूज़र से अटैच करने के लिए हमें जेसन चाहिए। जेसन, और जेसन को कई जगह लिखा होता है जेसन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जेसन डॉक्यूमेंट क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो एक फ़ाइल होती है जेसन की। वो फाइल जाके ना, वो फाइल जो है, जैसे मान लो कि तुम्हारी ये जेसन फाइल है। ठीक है, ये जेसन डॉक्यूमेंट है। ठीक, और तुम्हारा ये यूज़र है। ठीक है, तो ये जो फाइल है, ये फाइल जो है ये जाकर इससे अटैच हो जाती है। ये जो फाइल है ये जाकर इससे अटैच हो जाती है। अच्छा, ये फाइल इससे जाकर अटैच हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इस यूज़र के पास वो परमिशन, प्रिविलेजेस, एक्सेस ये सब आ जाता है। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस फाइल में क्या क्या होता है ऐसा। तो सबसे पहले वर्जन लिखा होगा, फिर उसके बाद आईडी लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा होगा। ठीक,
और स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट में तुम्हारा सारा वो लिखा होता है, प्रिविलेजेस और एक्शन क्या लेना है कि हाँ तुम बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, तो ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट के बाद तुम्हारा क्या होता है कि एंड में रिसोर्सेज लिखा रहता है कि हाँ भाई कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तुम्हारा बेसिकली जेसन डॉक्यूमेंट हो गया। ये जेसन डॉक्यूमेंट जाकर तुम्हारे यूजर से चिपक जाता है और यूजर से चिपकने के बाद उसको एक पावर दे देता है प्रिविलेज का, हाँ भैया तुम ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इस पर कंफ्यूजन होता है इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि क्या है। तो अब समझते हैं कि सब कुछ हम लोग को समझ में आ गया कि ठीक है भाई, एक रूट यूज़र था, उसके बाद उसका सिंपल यूज़र बनाया, सिंपल यूज़र बनाने के बाद हम लोग उसको ग्रुप में किए, उसको प्रिविलेजेस दिए, परमिशन दिए, जेसन डॉक्यूमेंट क्या होता है ये सब समझे। अब क्या है, अब एक चीज़ समझो कि आज के डेट में अगर तुम केवल पासवर्ड रखे हो, प्लेन पासवर्ड रखे हो कि ठीक है भाई मेरा ये अकाउंट है, ये पासवर्ड है, तो वो हाई चांसेस है कि हैक हो सकता है, हाई चांसेस है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। AWS पे तो आए दिन अटैक होते ही रहते हैं, इन लोग का सिक्योरिटी इतना तगड़ा है कि अभी तो कोई न्यूज़ नहीं आती है कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी जैसे हाल फिलहाल में क्राउड स्ट्राइक का जो हुआ था, ठीक है, तो वो सब चीज़ होती रहती हैं। लेकिन तुमको अगर प्रोटेक्ट करना है तो एक जो बहुत सही तरीका हमको लगता है वो है MFA, ठीक है। क्या है MFA? MFA स्टैंड्स फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत, मतलब क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास पासवर्ड तो है, प्लस साथ ही साथ तुम्हारे पास कुछ और है, कुछ और भी है, तुम्हारे पास कुछ और भी है, कुछ और ये जो कुछ और है ये क्या हो सकता है, ये तुम्हारे पास कुछ और जो है ये तुम्हारे पास कोई डिवाइस हो सकता है, कोई अदर एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल ऑथेंटिकेटर ले लो ना, सिंपल गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं ना कि जैसे तुम पासवर्ड डाल के लॉगिन तो कर दिया, अपना नाम डाले पासवर्ड डाले, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर दिए, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि ये तुमको डायरेक्ट उस पेज पे नहीं ले जाता है, उससे पहले ये तुम्हारे मोबाइल पे या जो भी ऐप है उस पर एक OTP भेजता है, ठीक है, OTP भेजता है। अब OTP अगर सही हुआ, अगर OTP सही हुआ तब तो ये इस पेज पे ले जाएगा, अगर गलत हुआ तो ये वापस ले जाएगा तुम्हें कि नहीं भैया ये गलत है, सही डालो, मतलब कि तुम गलत यूजर हो, सही सही यूजर वाला क्रेडेंशियल डालो तब, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है काफ़ी चीज़ों से हम लोग को बचाता है, ठीक है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड प्लस कुछ और पासवर्ड प्लस समथिंग दैट यू पोजेस, ओके, ऑलराइट। तो ये वाला हो गया। अब क्या है कि तो अब जो कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं छोटे छोटे, वो जल्दी से खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये वाला काफ़ी मस्त टॉपिक है। क्या है कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारे पास यूजर है, इसको तुम वो परमिशन दे दिए, ठीक है, उसको तुम IAM रोल दे दिया, IAM परमिशन दे दिया, IAM प्रिविलेज दे दिए, ठीक है। एक तुम्हारा ग्रुप ऑफ यूजर है, एक तुम्हारा ग्रुप ऑफ यूजर है, ठीक है, इनको तुम परमिशन दे दिया, ठीक है, इनको तुम परमिशन दे दिया, रोल दे दिए, IAM रोल दे दिए कि हाँ भाई तुम रीड राइट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि तुम किसी सर्विसेज को भी, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक VM है, ठीक है, तुम्हारे पास एक VM है, अब इस VM को भी तुम एक IAM रोल दे सकते हो, इस VM को भी तुम एक IAM रोल दे सकते हो, ठीक। अब अच्छा VM को IAM रोल क्यों देने की जरूरत पड़ेगी, सिंपल से एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, वो इसलिए जरूरत पड़ेगी जब तुम एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाओगे ना, फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन 3 टियर 4 टियर 12 टियर एप्लीकेशन जब बनाओगे, तो 12 टियर शायद ही होता है, बट ठीक है, 3 टियर एप्लीकेशन बनाओगे तो क्या क्या होता है उसमें, ठीक है, क्या क्या होता है। पहला एक तुम्हारा होता है UI होता है, ठीक है, बैकएंड में तुम्हारा एक बिजनेस लॉजिक चल रहा होता है, ठीक है, एक तुम्हारा DB होता है, ठीक। तो तुम क्या चाहते हो कि जो तुम्हारा UI है वो डायरेक्ट DB से बात करे, जिस मशीन पे तुम्हारा UI चल रहा है VM1 पे, वो तुम्हारा डेटाबेस जिस मशीन पे चल रहा है V3 से उससे डायरेक्ट बात करे, कभी नहीं चाहोगे, ठीक है। तो क्या होगा, तुम इसको रोल दे दोगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो, रोल भी दे सकते हो। और ये यहाँ नेटवर्क की भी बात आ जाती है कि नेटवर्क ऐसा बना लो, NSCL वगैरह ये सब डाल के, वो हम लोग बात करेंगे आगे कि कैसे नेटवर्किंग सिक्योरिटी ग्रुप NSCL ये सब लगाते हैं। बट अभी ऐसे समझो कि वर्चुअल मशीन को क्या प्रिविलेजेस देने हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग IAM रोल लगा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, IAM रोल लगा सकते हैं। अब IAM रोल लगने के बाद क्या होता है कि जैसे तुम किसी वर्चुअल मशीन को या किसी भी सर्विसेज को, किसी भी सर्विसेज यूज़ करेंगे हम, बट किसी भी सर्विसेज को एक IAM रोल देते हो कि ठीक है तुम्हारे पास केवल रीड एक्सेस है, तो इस मशीन से तुम कुछ भी मॉडिफाई अलग सर्विसेज में नहीं कर सकते हो, अलग सर्विसेज में नहीं कर सकते हो कुछ भी मॉडिफाई, ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई अलग सर्विसेज में नहीं कर सकते हो, केवल तुम रीड कर सकते हो। तो ये होता है IAM रोल ऑन सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई IAM रोल ऑन सर्विसेज की। अब जब तुम यूज़र्स वगैरह बनाए, ठीक है, यूज़र्स बना दिए तुम कि ठीक है भैया तुम मेरे बिहाफ पे काम करोगे, तो लो हम यूज़र बना दे रहे हैं, तुम्हारा एक IAM यूज़र बना दे रहे हैं, तुम इसके थ्रू लॉगिन करना मैनेजमेंट कंसोल से, और क्या कहते हैं अपना लॉगिन करके काम करना। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि मैनेजमेंट कंसोल से लॉगिन करोगे तो मैक्सिमम तुम्हारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, लेकिन अगर तुम CLI से लॉगिन करोगे तो तुम्हारा एक्सेस की वगैरह सब लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर SDK से लॉगिन कर रहे हो, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉगिन कर रहे हो, जैसे जावा ग्रूवी का प्रोग्राम लिखे हो और SDK के थ्रू लॉगिन कर रहे हो, तो भी तुम्हें एक्सेस कीज़ वगैरह बनाकर लॉगिन करना होगा, ठीक है, एक्सेस कीज़ बनता है जाकर AWS पे, ठीक। तो ये तो अलग बात हो गई। हम क्या बता रहे थे कि जैसे तुम यूज़र वगैरह बनाए हो, ठीक, अब ढेर सारे यूज़र हो गए तुम्हारे, ढेर सारे यूज़र हो गए तुम्हारे, ठीक है। अब इनके ऊपर तो नज़र रखोगे ना कि भैया कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो सारे यूज़र का एक साथ अगर तुम्हें वो चाहिए, सारे यूज़र का अगर तुम्हें एक हिसाब से रिपोर्ट चाहिए, सारे यूज़र का अकाउंट लेवल पे, तो तुम एक IAM क्रेडेंशियल रिपोर्ट करके होता है, IAM क्रेडेंशियल रिपोर्ट करके एक टूल होता है। इस टूल में ना सारे यूज़र का एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ जाती हैं,
ठीक है, कि हाँ भाई ये यूज़र का क्या स्टेटस है और क्या क्या क्रेडेंशियल्स इसको दिए हुए हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो पूरे पूरे यूज़र का एक साथ देखने के लिए। लेकिन मान लो तुम्हें लगा कि एक काम करते हैं कि ये वाला यूज़र जो है हमारा, ये वाला बहुत उछल रहा है, तो ये क्या काम करता है ज़रा देखा जाए। तो एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए क्या होता है ना, तुम यूज़ कर सकते हो आई एम एक्सेस एडवाइजर, आई एम एक्सेस एडवाइजर, ठीक है। आई एम एक्सेस एडवाइजर क्या करता है, ये पर्टिकुलर इस यूज़र का क्या परमिशन है, ठीक है, लास्ट टाइम कौन से सर्विसेज को ये एक्सेस किया था, ठीक है, लास्ट टाइम कौन से सर्विसेज को ये एक्सेस किया था, ये दिख जाएगा। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कुछ कुछ प्रिविलेजेस को ये यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसको रिवोक कर दो, उसकी ज़रूरत क्या है। मैं AWS का पॉलिसी है कि मिनिमम प्रिविलेज देना है सबको, बेटर रहेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को रिवोक कर सकते हो, या फिर ज़्यादा काम कर रहा है, हाँ भाई मेहनती लड़का है, तो इसको और तुम प्रिविलेजेस दे सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब इतनी सारी चीज़ें जो हम बताएं, इतनी सारी चीज़ें हैं, अरे ये वो क्यों नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें जो हम लोग बताए हैं, ठीक है, ये सब देख के एक चीज़ समझ में आनी चाहिए लास्ट में। क्या समझ में आना चाहिए कि जो AWS का जो मॉडल है, AWS का जो मॉडल है वो शेयर्ड मॉडल है, शेयर्ड IAM मॉडल है एक हिसाब से। शेयर्ड IAM मॉडल मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, AWS कह रहा है भैया हम तो अपने हिसाब से करेंगे ही, हम तो अपने हिसाब से करेंगे ही सब, लेकिन यूज़र हो गया, ग्रुप वगैरह हो गया, ये सब तुम अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। यूज़र वगैरह, ग्रुप वगैरह तुम अपने हिसाब से बनाओ। MFA वगैरह तुम अपने अकाउंट पे खुद से लगाओ, ठीक है, MFA वगैरह तुम खुद से लगाओ, ठीक। साथ ही साथ अगर तुम IAM टूल्स यूज़ कर रहे हो कोई भी, जैसे वही क्रेडेंशियल रिपोर्ट एक्सेस एडवाइजर वगैरह, तो वो तुम खुद से यूज़ करो, हम अपने से बना कर नहीं देंगे कि हाँ भैया तुम्हारा ये यूज़र ऐसा कर रहा है, अकाउंट पे ऐसा हो रहा है, तो ये सब तुम्हें खुद से करना होगा। और कोई भी पैटर्न तुम्हें एनालाइजेशन जो होता है ना, एनालाइज जो करना है, एनालाइज वाला जो काम है वो अब यूज़र तुम्हारा है, ठीक है। अब AWS का नहीं है, तो AWS का क्या काम है, AWS का मेनली काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना कि कोई उनके सर्वर में घुस के तोड़फोड़ ना करे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना, ठीक है। हाँ भैया तुम VM बना रहे हो तो VM बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि एरर आ जाए कि हाँ भाई एरर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा टेस्टिंग करके डाल के रखा रहना चाहिए वहाँ पे सॉफ्टवेयर कि जैसे ही ये VM क्रिएट करे तो इसका बनना चाहिए, ठीक है। जो भी वल्नरेबिलिटी आती है, वल्नरेबिलिटी जो आ रही है वो सबको पहले से मैनेज करना, ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैनेज करना। और कोई भी जो कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं, ठीक है, कंप्लायंस के इश्यूज़ कहने का मतलब क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना जो पहले से तय होनी चाहिए कि ठीक है ये हमारा मापदंड है, इस हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारा जो मशीन है उसमें ये X नंबर ऑफ़ चीज़ें डली होंगी, X नंबर ऑफ़ चीज़ें होनी चाहिए फॉर सिक्योरिटी और Y नंबर ऑफ़ चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे ही क्रिएट हो तो वैसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब कंप्लायंस में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सब कंप्लायंस हम बना कर देंगे, ये सब AWS कर रहा है कि हाँ भाई ये सब चीज़ हम बना कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपका काम है कि आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करें, यूज़र बनाए, ग्रुप बनाए, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एनालाइज़ करें पैटर्न्स, और उसके बाद जो भी टूल्स एक्सेस एडवाइजर ये सब यूज़ करना है वो अपने हिसाब से करें आप, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, ये सारी बात हो गई हम लोग की, जो हम लोग ये कथा वगैरह शुरू किए थे वो हो गई हमारी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।